नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की ताजा खबरों में। जी हाँ, इस बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं आज की सभी ताजा खबरों के बारे में। जी हाँ, सभी बड़ी और जरूरी जानकारियों के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 30 सितंबर 2020 हो चुका है, तो आज की सभी बड़ी खबरों का रुख करेंगे बिना देरी किए। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, बने रहेगा हमारे साथ इस बुलेटिन में। पहली बड़ी खबर, जी हाँ, पीड़िता के परिजन अस्पताल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे। कांग्रेस और भीम आर्मी ने उठाई कैंडल, भारी पुलिस बल तैनात। जी हाँ, आपको बताते चलेंगे कि उत्तर प्रदेश के हाथरस की गैंग रेप पीड़ित युवती की दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। बेटी को इंसाफ और दोषियों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर युवती के परिजन अब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मंगलवार शाम को सफदरजंग अस्पताल में कैंडल मार्च निकालकर हाथरस गैंग रेप पीड़िता के लिए इंसाफ की लड़ाई में उसके परिवार को मदद का भरोसा दिया है, जिसमें भीम आर्मी ने भी उसका साथ दिया है। वहीं आपको बताते चलेंगे कि महान दिग्गज एक्टर्स ने भी इसमें पूरे तरीके से मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे चंद्रशेखर आजाद रावण ने गैंग रेप पीड़िता का पोस्टमार्टम में घपलेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा है कि पोस्टमार्टम कराने के लाख रुपए का विशेष बोर्ड बनाया जाए। जी हाँ, वहीं आपको बताते चलेंगे कि गौरतलब है कि हाथरस में गैंग रेप की शिकार 19 वर्षीय दलित युवती की मंगलवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित युवती के साथ कथित तौर पर गैंग रेप की वारदात हुई है। जी हाँ, पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, वहीं पर इंस्टेंट मुकदमे की कार्रवाई की जो है मांग चल रही है। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती खरीद कर देती थी ड्रग्स, व सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य। जी हां, आपको बताते चलेंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाईकोर्ट में अपना हलफनामा पेश किया। जी हां, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई साविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका के खिलाफ एनसीबी ने अपने हलफनामे में कहा है कि दोनों ही लोग ड्रग सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य हैं। जी हां, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि रिया ने ड्रग्स तस्करी को फाइनेंस किया। जी हां, वहीं हलफनामे में कहा गया है कि व्हाट्सएप चैट, मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से जुटाए गए डाटा से यह पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती लगातार ड्रग्स की खरीद करती थी, साथ ही अवैध कारोबार को फाइनेंस भी करती थी। जी हां, तो इस तरीके से कुछ रिया को लेकर खबरें आ रही। बता दें कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 3 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो भायखला जेल में बंद है। उन्हें कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में ले रखा है। जी हाँ, 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान 10 नवंबर को नतीजे। जी हाँ, आपको बताते चलेंगे कि चुनाव आयोग ने 11 राज्यों में रिक्त विधान सभी सीटों की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए वोटिंग 3 नवंबर को होगी, जबकि बिहार की रिक्त एवं लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को होगी वोटिंग। जी हाँ, वहीं आपको बताते चलेंगे कि 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों एवं बिहार की लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर वोटिंग 3 नवंबर को होगी, जबकि बिहार की एक खाली पड़ी सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव 7 नवंबर को होंगे। 10 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। जी हाँ, वहीं आपको बताते चलेंगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे। वहीं बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव 7 नवंबर को होने हैं। मौसम विभाग, जी हां, वेदर अलर्ट की बात करेंगे। मौसम विभाग ने दी जानकारी, पंजाब और राजस्थान में लौटा मानसून अगले 2 दिन में होगा सक्रिय। जी हां, आपको बताते चलेंगे कि प्रदेश में धीमी पड़ी मानसून की रफ्तार के बाद अब उसके दोबारा लौटने के आसार। इस संबंध में सोमवार को मौसम विभाग ने भी दी जानकारी। जी हां, आपको बताते चले कि वैसे तो प्रदेश में मानसून अब विदाई की ओर है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर मौसम विभाग की ओर से की जा रही भविष्यवाणी अब सच होती दिखाई दे रही है। जी हां, प्रदेश में 1 अक्टूबर से पहले ही मानसून ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम सुहावना हो गया है। वहीं कुछ इलाकों में छुटपुट बारिश की खबर भी सामने आ रही है। वहीं इस संबंध में मौसम विभाग ने सोमवार को कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से वापस लौट आया है। जी हां, आईएमडी ने उल्लेख किया है कि पूर्वी बिहार के ऊपर चक्रवात के साथ एक ड्रप बन रहा है, लिहाजा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से लेकर तटीय ओडिशा के निचले ट्रोपोस्फेयर के स्तरों पर इसका प्रभाव दिख रहा है। ऐसे में बारिश होने की अच्छी संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में अगस्त माह में सबसे अच्छी बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान से होते हुए ही विदाई लेगा।
कुमार ने भी हाथरस की घटना को लेकर ट्वीट किया है। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में हाथरस की घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि हाथरस में गैंगरेप जैसी क्रूरता कब यह सब रुकेगा। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो मामला हुआ है, 2 हफ्ते पहले रेप और प्रताड़ना का शिकार हुई 20 साल की महिला ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर बॉलीवुड कलाकार भी भड़के नजर आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार ने भी हाथरस की घटना को लेकर ट्वीट किया। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में इस मामले पर गुस्सा जाहिर करते लिखा कि हाथरस में गैंगरेप जैसी क्रूरता कब यह सब रुकेगा। हमारे कानूनों को और भी सख्त होना चाहिए, जिससे बलात्कारी डर के मारे ही थरथरा जाए। अक्षय कुमार का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। जी हाँ, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वही आपको पता चले, दोनों देशों के बीच तेज हुई कूटनीतिक जुबानी जंग। भारत ने कहा नहीं मानते लैग पर चीन का 1959 प्रस्ताव। जी हाँ, आपको पता चले पिछले एक पखवाड़े के दौरान पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा से कोई आपत्तिजनक खबर नहीं आई, लेकिन इसी बीच एलएसी को लेकर भारत और चीन के बीच नई कूटनीतिक जंग शुरू हो गई। भारत ने चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि दोनों देशों के बीच हुए 1959 में निर्धारित एलएसी को लेकर बातचीत हो रही है। भारत ने चीन को यह सलाह भी दी कि दोनों देशों के बीच एलएसी निर्धारण को लेकर जब कई दशकों से बैठकों का दौर चल रहा है तो अपनी तरह से इसको तय करने की कोशिश करें। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने कभी भी वर्ष 1959 में चीन की तरफ से प्रस्तावित एलएसी को स्वीकार नहीं किया। यह भारत की पुरानी राय है और इस बारे में चीनी पक्ष को भी लगातार बताया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच वर्ष 1993 में एलएसी पर अमन शांति बहाली करने के लिए दिए गए समझौते, वर्ष 1996 में विश्वास बहाली के लिए किए गए समझौते, वर्ष 2005 में सीमा में सुलझाने के लिए किया गया राजनीतिक समझौते, दोनों पक्षों ने एलएसी को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, वहीं आगे बढ़ते रकुलप्रीत सिंह की अर्जी पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी। जी हाँ, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह से भी पूछताछ चल रही। वहीं अब रकुल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस रकुल को लेकर चलने वाली नेगेटिव खबरों से संबंधित है, जिसे लेकर रकुल ने आरोप लगाया कि उनकी इमेज मीडिया ट्रायल के जरिए खराब हो रही है। जी हाँ, रकुल ने अपने जो वकील थे उनके जरिए कहा कि मीडिया ट्रायल वजह से मेरी सामाजिक इमेज खराब हो रही है, साथ ही परिवार और दोस्तों पर भी खराब असर पड़ रहा है, इसलिए मीडिया पर मेरी जो मुझसे जुड़ी हुई खबरें हैं उनको दिखलाने पर रोक लगाई जाए। मीडिया में दिखाई जा रही रिपोर्ट का सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो रहे ट्रायल पर भी गलत असर पड़ेगा। तो एनसीबी ने मुझे पेश होने का आदेश दिया था, मैं उनके सामने पेश हुई, लेकिन मेरे पेश होने से पहले ही मीडिया ने घर को घेर लिया। इसके आगे कहा गया है कि जबकि मैं हैदराबाद में थी और तब तक मुझे नोटिस मिला भी नहीं था। जी हाँ, तो कोर्ट ने दी सलाह। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने दी ये सलाह। इसके बाद अब कोर्ट ने कहा कि अगर हम मामले में मीडिया गलत रिपोर्टिंग करे तब तो आपकी शिकायत आई मिनिस्ट्री से कर सकते हैं, या फिर आप उन चैनलों के खिलाफ सिविल सूट दायर कर सकती हैं। लेकिन जिन पर आप आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने गलत या छवि खराब करने वाली खबर आपके खिलाफ चलाई है, तो रकुल ने कहा मेरे खिलाफ खबर चलाई जा रही है कि मैंने ड्रग्स का सेवन किया, आगे लोगों को दिया, आगे आकर लोगों को दिया, जबकि मैंने स्मोक करती हूँ ना इस शराब की सेवन करती हूँ। ऐसी हालत में मेरे खिलाफ लगातार चल रही है जो खबरें चल रही हैं, मेरी इमेज को खराब किया जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो जांच पर सीधा असर। प्रसार भारती ने इस पर क्या कहा? उन्होंने बताया कि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है और निजी चैनल पर कोई कंट्रोल नहीं है, लिहाजा उसे पार्टी ना बनाया जाए। नेशनल ब्रॉडकास्टर की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि जो चैनल उसका सदस्य नहीं है उसको कैसे कुछ कहा जा सकता है। तो इससे पहले 17 सितंबर को भी रकुल ने हाईकोर्ट में मीडिया गंगा ऑर्डर के लिए अर्जी लगाई थी। 15 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय एनबीए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को 15 अक्टूबर से पहले जवाब दायर कर रहा है। तो इस प्रकार से रकुल ने शिकायत दर्ज करवाई है कि मेरी इमेज खराब हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। वहीं कोरोना वायरस, देश में कोरोना से 26 दिन बाद 1000 से कम मरीजों की मौत। 24 घंटे में आए 70,000 नए मामले। जी हाँ, आपको पता चले कि देश में करीब 1 महीने बाद मंगलवार को कोविड-19 एक दिन में 75,000 से कम नए मामले आए और 1000 से कम लोगों की मौत हुई। वही संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की कुल संख्या भी 51 लाख से अधिक लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया। आगे बढ़ते हैं। इंडिया गेट पर ट्रैक्टर चलाने को लेकर बरसे पीएम मोदी, बोले जिसकी किसान पूजा करता है उसे लगा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पहल पर जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी तो ये भारत में ही बैठे ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। जी हाँ, आपको बताते चलेंगे कि कृषि कानून को लेकर पंजाब समेत विभिन्न जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों कृषि कानून को किसान विरोधी करार देते हुए सरकार की आलोचना कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को ट्रैक्टर जलाकर विरोध प्रदर्शित किया गया, जिस पर प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश के किसानों, श्रमिकों और देश के स्वास्थ्य से जुड़े बड़े सुधार देश से स्वास्थ्य से जुड़े हुए बड़े सुधार किए गए और इन सुधारों
से देश का श्रमिक सशक्त होता है, देश का नौजवान सशक्त होता है, देश की महिलाएं सशक्त होंगी, देश का किसान सशक्त होता है। और देश में जो ट्रैक्टर की किसान पूजा करता है उसको ये लोग जला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश ने देखा है कि कैसे डिजिटल भारत अभियान ने जनधन बैंक खातों में लोगों की कितनी मदद की है। जब यही काम हमारी सरकार से शुरू किए हैं तो ये लोग इनका विरोध कर रहे थे। ये यानी कि जो चीज़ें हमने लॉन्च किया बाद में उनका जो नतीजा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और ये लोग तभी भी जो उसका विरोधी कर रहे थे और अभी भी जो मैं जो अच्छा कर रहा हूँ उसका विरोधी कर रहे हैं। तो वो अभी डिजिटल लेन देन करे, उन्होंने कहा है कि देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाए, वो भी डिजिटल लेन देन करे, हमारी यही आशा है, और इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध ही किया है। तो इस प्रकार से कुछ पीएम मोदी ने उत्तराखंड में भाषण दिया। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में बहुत सारी योजनाएं लॉन्च किया है पीएम मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं। LIC की 25% हिस्सेदारी बेचकर सरकार जुटाएगी 2 लाख करोड़ रुपए, कई चरणों में होगी बिक्री। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में सरकार 25% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। आज की वैल्यूएशन पर इतनी हिस्सेदारी बिकने पर सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि यह बिक्री की प्रक्रिया कई चरणों में की जाएगी। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक सरकार बजट के अंतर को कम करने के लिए LIC में इतनी ज्यादा हिस्सेदारी बेचना चाहती है कि हालांकि सरकार को IPO से पहले संसद के एक्ट को बदलना होगा, क्योंकि LIC का गठन इसी एक्ट के तहत किया गया था। फिलहाल LIC में 10% हिस्सेदारी बेचकर 80,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, और इसके लिए LIC IPO की तैयारी भी कर रही है। जी हाँ, सालाना 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश। देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी LIC सालाना 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करती है। इसमें से 50 से 60,000 करोड़ रुपए शेयर बाजार में, बाकी डेट बाजार तथा अन्य में निवेश किया जाता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली इकोनॉमी में भारत, राहत पैकेज पर्याप्त नहीं, अभिजीत बनर्जी ने कहा। जी हाँ, भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जुलाई सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में सुधार देखने को मिला, लेकिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि समस्याओं से निपटने को लेकर सरकार का आर्थिक प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं था। हालांकि बनर्जी ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर में जुलाई सितंबर तिमाही में सुधार देखने को मिलेगा। अर्थशास्त्री ने ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर कोविड-19 महामारी संकट से पहले से ही धीमी पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होती चली जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था में चालू तिमाही में पुनरुद्धार देखने को मिलेगा। बनर्जी ने कहा कि 2021 में आर्थिक वृद्धि दर इस साल के मुकाबले बेहतर होगी। जी हाँ, फिलहाल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर्याप्त था। बनर्जी ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर और भी प्रतिस्पर्धी होने की जरूरत है। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि भारत का आर्थिक प्रोत्साहन सीमित था, यह बैंकों की तरफ से एक प्रोत्साहन था। मुझे लगता है कि हम कुछ और ज्यादा कर सकते थे। तो इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बनर्जी ने यह कहा। आपने सुना, आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बताते चलेंगे कि मोदी सरकार फ्री में मुहैया करा रही LPG कनेक्शन। आपके पास एक दिन का है समय। जी हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त में गैस कनेक्शन मिलता है। इस योजना की अवधि को केंद्र सरकार ने अप्रैल में ही बढ़ा दिया था। अब इस योजना की अवधि 30 सितंबर को खत्म कर रही है सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि इस महीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन की मियाद खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक इस योजना के तहत बिल्कुल फ्री में गैस कनेक्शन नहीं लिया तो आपके पास केवल बुधवार तक का समय है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले लाभ की अवधि अप्रैल से सितंबर तक बढ़ा दिया था। और इस खबर में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार की पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से इस योजना का चलाया जा रहा, खास तौर से महिलाओं के लिए योजना को चलाया जा रहा। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब परिवार को गैस बांटी जाए। जी हाँ, तो वही आपको बताएं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए आपको जो pmui.government.in जो वेबसाइट है उस पर जाकर आपको पूरी जो प्रतिक्रिया है करनी होगी और उसके बाद में आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपके पास समय एक ही दिन का है। जी हाँ, 30 सितंबर के बाद से आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ,
कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों के लिए बड़े खुशखबरी, दिसंबर से बढ़ जाएगी सैलरी। जी हां, विप्रो लिमिटेड जो कंपनी है उसने कहा है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को दिसंबर में प्रमोशन दिया जाएगा। कंपनी के इस फैसले से करीब 80% यानी कि 1,45,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि पहले ही कंपनी ने इस साल कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी को टालने का ऐलान किया था, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश की दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन देगी। कोविड-19 महामारी के बीच में कंपनी के बिजनेस को पूरे तरीके से चालू रखने और आगे बढ़ाने के लिए इन कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से यह तोहफा मिलेगा। इसके पहले कंपनी ने कहा था कि इस साल सैलरी में बढ़ोतरी को अनिश्चितकाल के लिए टाला जा रहा है। विप्रो ने ऐलान मौजूदा महामारी के असर को देखते हुए किया था। हालांकि इस दौरान कंपनी ने यह भी कहा था कि कैंपस जॉब ऑफर्स को भी वह चरणबद्ध तरीके से पालन करेगी। कोविड-19 जैसे चुनौतीपूर्ण माहौल में कर्मचारियों से दृढ़ संकल्प और पूरी मेहनत के साथ काम करवाना या कर्मचारियों को करना बेहद तारीफ के लायक है, ताकि बिजनेस जारी रह सके और उच्च स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके। तो इस प्रकार से कुछ खबरें आ रही हैं। जो कुशल कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन को लेकर ये अच्छी खबर है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप भी खाली करा सकता है आपका बैंक अकाउंट। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया है अलर्ट। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट करते हुए बताया कि साइबर ठग व्हाट्सएप के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के जरिए ये ठग बैंक अकाउंट डिटेल्स का पता लगाकर खाते से पैसे निकाल रहे हैं। हो जाइए सावधान। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को व्हाट्सएप फ्रॉड को लेकर अलर्ट कर दिया। एसबीआई ने कहा कि साइबर क्रिमिनल और फर्जी व्हाट्सएप मैसेज और कॉल के जरिए ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। इसके जरिए वो लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं और एसबीआई के मुताबिक व्हाट्सएप एक छोटी सी गलती आपके बैंक खाते में सेंध लगा सकती है और आपका पूरा रुपया छूमंतर। जी हाँ, दरअसल साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर कॉल या फिर मैसेज करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा सकते हैं। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में एसबीआई ने व्हाट्सएप स्कैम के बारे में डिटेल शेयर की है। जी हाँ, ये आप ट्वीट देख पा रहे होंगे। Customers are now being targeted on WhatsApp. Don't let cyber criminals fool you. Please be aware and stay vigilant. तो इस प्रकार से SBI ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से अवेयर किया है। जी हाँ, तो आप भी अवेयर हो जाइए, कहीं आपका रुपया छूमंतर ना हो जाए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, किया सोलर पंप को लेकर के बड़ा ऐलान। जी हाँ, फॉर्मल लेटेस्ट न्यूज के तहत किसानों को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सोलर पंप के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिलेगा। जी हाँ, किसानों को अब सोलर पंप के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकेगा। इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने सोलर पंप के लिए एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। मौजूदा समय में सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड है। जी हाँ, एग्री इंफ्रा फंड से किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा और 2022 तक 17.50 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य। आपको बताते चलेंगे कि हाल में रिजर्व बैंक ने भी छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सोलर पंप के कर्ज से जुड़े नियमों में बदलाव लिया। रिजर्व बैंक के लिए नए नियमों के तहत किसानों को सोलर प्लांट्स लगाने और कंफ्रेंस बायोगैस प्लांट्स के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा। तो आपको बताते चलेंगे कि जिसके तहत किसानों को अब सोलर पंप लगाने के लिए सस्ती दरों पर कर्ज तो मिल सकेगा ही। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सोलर पंप कराने को हरी झंडी दे दी। पीएम कुसुम योजना का लाभ उठाने वाले किसान भी इससे जुड़ी सस्ती दरों पर कर्ज ले सकेंगे। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी है और इस फंड के जरिए सरकार 3% सस्ती दरों पर कर्ज देगी, जिसके तहत किसानों को 7 साल के लिए कर्ज मिलता है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक खेतों में 17.50 लाख सोलर पंप लगाने का है। साथ ही 10 लाख ग्रिड से जुड़े सोलर पंप के लिए कर्ज मिलेगा। सरकार का लक्ष्य 2022 तक 26,000 मेगावाट सोलर से उत्पादन करने का है। जी हाँ, तो इस प्रकार से किसानों के लिए बड़ी खबर, खुश खबरी। आगे बढ़ते हैं, रुख करेंगे सभी बड़ी खबरों का। बस आपको हमारे साथ इस बुलेटिन में लगातार बने रहना। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे क्या अनलॉक 5.0 में स्कूल खुलने को लेकर बदलेगी स्थिति। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के जरिए स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ही कुछ जगहों पर वैकल्पिक क्लासेस स्कूल में छात्रों के लिए निर्धारित संख्या आदि का प्रावधान किया था। अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 6 महीने बाद 21 सितंबर को स्कूल और कॉलेजों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति प्रदान की। कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट गाइडेंस के लिए कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल जा सकते हैं।
हालांकि कड़े दिशा निर्देशों के बाद भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका में स्कूल नहीं खोले गए और इन राज्यों ने 5 अक्टूबर तक स्कूलों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया। और इन राज्यों में स्कूल खुले थे, वहां भी बच्चों के माता पिता ने उन्हें स्कूल भेजने में रुचि नहीं दिखाई और उपस्थिति में ना के बराबर रही। लेकिन गृह मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के जरिए स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी कुछ जगहों पर वैकल्पिक क्लासेस, स्कूलों में छात्रों की निर्धारित संख्या आदि का प्रावधान किया और 1 सप्ताह बाद उपस्थिति में कुछ सुधार दर्ज किया गया। जी हाँ, तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 80% माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। कंटेनमेंट जोन से बाहर की 3.42 लाख बच्चों के माता पिता स्कूल खोलने की राय में शामिल क्षेत्रों में नहीं थे। 72,000 या 20% पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी हुए। अब देखते हैं कि क्या सरकार इन तथ्यों पर विचार करके क्या निर्णय लेती है। सरकार ने धान की MSP की जारी की आंकड़े, 48 घंटे में 10 करोड़ की खरीदारी का दावा। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से पेश किए जा रहे कृषि कानून को लेकर जहां पंजाब, हरियाणा समेत देश के अलग अलग हिस्सों के कई किसान विरोध कर रहे हैं। इसी बीच सरकार ने सोमवार को धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद के आंकड़े जारी करते उनका भरोसा जीतने की कोशिश की। जी हाँ, आंकड़ों के मुताबिक महज 48 घंटे में 10.53 करोड़ रुपए के धान की MSP पर खरीद की गई। सरकार इसके जरिए संदेश देना चाहती है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पूरी तरह से जारी रहेगी। जी हाँ, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। किसानों का कितना भरोसा जीत पाती है सरकार। जी हाँ, आगे बढ़। आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका, सब्जियों के बाद जबरदस्त महंगी हुई दालें। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच लगातार बढ़ रही महंगाई की मार से आम लोगों की कमर टूट गई है और सब्जियों के बाद अब दालों की दाम भी बहुत ही आसमान छूने लगे। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में दालों की कीमत 15 से 20 रुपये तक बढ़ चुकी है। अरहर दाल की कीमतें पहले ही 100 रुपये के पार पहुंच चुकी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है और थोक बाजार में अरहर की दाल की कीमत 115 रुपए किलो के पार पहुंच चुकी है। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपए तक बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले महीने अरहर की दाल में 20% बढ़ोतरी हुई। अरहर के अलावा मूंग और उड़द दाल भी 10% तक महंगी हो चुकी है। इस प्रकार से दालों का भी दाम बढ़ रहा है। आपने देखा दालें कितनी ज्यादा महंगी हो रही, आम आदमी खाए तो क्या खाए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। वहीं बिग बॉस को लेकर के बड़ी खबर, राधे मां ने किया बिग बॉस के घर में एंट्री, बोली अगर हमें सब बना रहे। जी हाँ, बिग बॉस 14 से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो में नजर आ रही है राधे मां बिग बॉस के घर में एंट्री करती नजर आ रही है। ट्विटर पे भी खूब ट्रेंड कर रहा है हैशटैग राधे मां। जी हाँ, टीवी की दुनिया में अक्सर धमाल मचाने वाला शो बिग बॉस 14 एक बार फिर से तहलका मचाने के लिए तैयार हो गया। जी हाँ, कुछ दिनों पहले बिग बॉस 14 से जुड़े कुछ वीडियो भी खूब वायरल हुए जिसमें सलमान खान सीन पलटने की बात करते हुए नजर आ रहे थे। अब हाल ही में बिग बॉस 14 से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राधे मां एंट्री करती नजर आ रही है और बिग बॉस 14 का यह प्रोमो वीडियो लोगों को खूब ही पसंद आ रहा है, ध्यान खींच रहा है, काफी अट्रैक्टिव है। साथ ही बिग बॉस के फैंस इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं। जी हाँ, आप देखते हैं कि बिग बॉस कितना धूम मचाता है। दूसरे सर्वे से खुलासा, अगस्त तक हर 15 शख्स था कोरोना की चपेट में। ICMR ने राज्य सरकार को किया आगाह। जी हाँ, DG ICMR बलराम भार्गव ने बताया कि दूसरी सीरो से रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 तक 10 साल से ज्यादा की उम्र का हर 15 शख्स कोरोना की चपेट में आ चुका है। राज्य सरकारों से अपील है कि आगामी त्योहारी सीजन सर्दी के मौसम को देखते हुए यह खास सतर्कता बरते। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर वर्तमान स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ICMR बलराम भार्गव ने पेश की दूसरी सीरो सर्वे रिपोर्ट। जी हाँ, तो वही आपको बता चले कि ऐसे में 5T स्ट्रैटेजी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी, फिर से कह देते हैं, रिपीट, टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। उन्होंने कहा है कि दूसरी सीरो रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त तक 10 साल से ऊपर का हर 15वां शख्स कोरोना की चपेट में आ चुका है। जी हाँ, तो ये तो बड़ी खबर है, सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ बस इतना ही। देखते रहिएगा JK News 100M और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।